नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान प्रक्रियाएं आती हैं तो ये सभी स्मृति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्मृति में ही सबसे पहले किसी संप्रत्यय को सीखा जाता है यानी अधिगम होता है, उसके बाद से उसको धारण किया जाता है, फिर जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल किया जाता है यानी पुनः स्मरण किया जाता है, और बाद में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है यानी उसकी पहचान की जाती है। ये सभी स्मृति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो इसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। देखिए, प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित। जन्मजात में जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, तो ये आपको कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको भूख लग रही है तो आप भोजन के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन अगर समाज में रहने के लिए प्रतिष्ठा की बात की जाए तो प्रतिष्ठा आपको अर्जित करनी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें जो आप बाद में जाकर के खुद के प्रयासों से अर्जित करते हैं उसे अर्जित प्रेरक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि प्रतिष्ठा हो गया, ये अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आएगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जो कि अपने प्रयासों से प्राप्त किया जा रहा है, तो जो प्रयास से प्राप्त किया जाता है उसको अर्जित प्रेरक कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला भूल व सुधार का सिद्धांत, दूसरा सूझ का सिद्धांत, तीसरा दिया गया है तत्परता का सिद्धांत और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत जो था वह गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। इनका यह मानना था कि समस्या के संपूर्ण परिस्थिति का एक बार प्रत्यक्षीकरण करने के बाद ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है, यह किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 प्रकार के नियम दिए थे। पहला अधिगम का मुख्य नियम जिसके अंतर्गत 3 नियम उनके द्वारा बताए गए थे। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। प्रश्न में जो आपसे पूछा गया तत्परता के नियम के बारे में ही पूछा गया, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 5वां प्रश्न पूछा गया था, अधिगम वक्र क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन देखिए, केवल सीखने की मात्रा को, दूसरा दिया गया शिक्षण करने की दिशा को, तीसरा दिया गया है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को। देखिए, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिगम वक्र होता है वो अभ्यास और अधिगम के बीच संबंध को स्थापित करता है, तो इसमें समय का कोई भी जिक्र नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये सीखने की दिशा को नहीं बताती है, बल्कि अधिगम का जो वक्र होता है वो केवल सीखने की मात्रा बताती है कि कितना सीखा जा रहा है अभ्यर्थी के द्वारा और कितने प्रयास में कितना सीखा जा रहा है। कहने का मतलब कि कितना प्रयास उसके द्वारा किया गया और उस प्रयास के आधार पर उसने कितना सीखा, यही जो वक्र दर्शाया जाता है इसी को अधिगम वक्र कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा केवल सीखने की मात्रा को अधिगम वक्र दर्शाती है। छठा प्रश्न पूछा गया था, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? तो इसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का मतलब होता है मध्य का अंक, यानी कि दी गई श्रेणी को अगर हम लोग बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित कर दे तो जो बीच का अंक होता है, मध्य का अंक होता है, वह 2 बराबर भागों में उस पूरे श्रेणी को बांट देता है। इसी वजह से इसको माध्यिका कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माध्यिका। 7वां प्रश्न पूछा गया था, एक ऐसा उत्पादक चिंतन, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभव यानी पहले से जो किसी के अनुभव होंगे को नए ढंग से संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समस्या समाधान आया हुआ है, ठीक है, और चिंतन आया हुआ है। तो जब चिंतन आ चुका तो चिंतन उत्तर नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद से देखिए, अगर बात करें स्मृति की तो स्मृति में केवल पहले अधिगम होता है, उसके बाद से उसको धारण किया जाता है, फिर उसको पुनः स्मरण किया जाता है और बाद में उसका एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर समस्या की समाधान नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आप भूल चुके हैं, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसका यूज समस्या के समाधान के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि प्रश्न में समस्या के समाधान की बात की जा रही है, इस वजह से चिंतन भी उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया आपका तर्क और कल्पना। जो कल्पना होता है उसमें सेम प्रोसेस होता है जो कि प्रश्न में दिया गया है, लेकिन वहाँ पर समस्या समाधान के लिए नहीं किया जाता है। कल्पना की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए इसका क्या किया जाता है कि
कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होता है उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं भी समस्या समाधान का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से कल्पना भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1 तर्क, जो कि आपका सही उत्तर होगा। तर्क के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उसी में से एक परिभाषा दिया गया है मन के द्वारा। उन्होंने कहा है कि तर्क व्यक्ति के विगत अनुभवों के आधार पर किसी समस्या का हल ना होने की दशा में पूर्व अनुभवों के व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्रदान करने की स्थिति है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा तर्क। सातवें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये रेमंड कैटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नौवां प्रश्न पूछा गया था, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये अवचेतन क्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व परीक्षण के रोरसार्क इंक ब्लॉक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 कार्ड इसमें होते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है? तो इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न पूछा गया था, परियोजना विधि जिसे प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये जॉन ड्यूवी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 जॉन ड्यूवी इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिने। 14वां प्रश्न पूछा गया था, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व मापन करता है क्या कहलाता है? तो इसे TAT के नाम से जानते हैं। यही एक ऑप्शन है जो कि व्यक्तित्व का मापन करता है इन चारों ऑप्शन में से। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 TAT। दोस्तों बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, ब्रिजेज ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ब्रिजेज ने संवेग के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्तर हो जाएगा संवेग के अंतर्गत। 17वां प्रश्न पूछा गया था, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए। बालक जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है यानी रोता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे द्वारा विभाजित उन 2 उपक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया गया है। तो आप 2 उपक्रिया में कोई भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था पूरे संज्ञानात्मक विकास को। पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 की, गिलफोर्ड ने किन 3 विभागों में मानसिक योग्यता को विभाजित किया है? गिलफोर्ड ने 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की है। गिलफोर्ड का यह बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाता है। उन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है, अर्थात मानसिक योग्यता को 3 विभागों में बांटा गया है इनके द्वारा। पहला उनके द्वारा बांटा गया संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पाद। बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 की, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग ने 3 भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। पहला बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 की, तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को लिखिए। तर्क के अंतर्गत 5 प्रक्रियाएं होती हैं जिसे तर्क के सोपान के रूप में भी जाना जा सकता है। पहला समस्या की उपस्थिति, दूसरा समस्या की जानकारी, तीसरा समस्या समाधान के उपाय, चौथा एक उपाय का चुनाव और 5वां उपाय का प्रयोग करना। 22वां प्रश्न पूछा गया था, अनुकरण किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके उसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का हूबहू नकल करना अनुकरण कहलाता है। खास करके छोटे बच्चे बड़ों को देख करके उनका अनुकरण करते हैं, या फिर विद्यालयों में बच्चे शिक्षकों का अनुकरण करके अधिगम करते हैं। 23वां प्रश्न पूछा गया था, बालक में पाई जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, भूख, प्यास, काम, नींद, प्रेम, क्रोध, ये सभी जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। 24वां प्रश्न पूछा गया था, स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रिया के नाम बताइए।
स्मृति के अंतर्गत कुल 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला अधिगम, दूसरा अवधारणा, तीसरा प्रत्यास्मरण और चौथा अभिज्ञान। यानी कि सबसे पहले बालक सीखेगा कुछ जिसे अधिगम कहा जाता है, उसके बाद से उसको अवधारण करेगा, यानी कि उसको बोध हो जाएगा जब वो सीख लेगा तो, ठीक है। तीसरा होता है रिकॉल, मतलब कि समय पड़ने पर वह उसको याद करेगा, जिसे हिंदी में प्रत्यास्मरण कहा जाता है। और चौथा होता है रिकग्निशन, यानी कि याद आने के बाद से वह फिर से वो रिकग्नाइज करेगा कि ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये 4 चरण होते हैं, या फिर इसको घटक के रूप में भी कहा जाता है स्मृति के। 25वां प्रश्न पूछा गया था, बहुलक किसे कहते हैं? तो किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। यानी किसी दी गई श्रेणी में वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है बहुलक कहलाती है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 की, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? वे प्रेरक जो बालक में जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि वातावरण के संपर्क में आने पर वह अर्जित करता है, अर्जित प्रेरक कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक और दूसरा सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। 27वां प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि मापन का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। 28वां प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो बाल विकास की अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पहला, कई मनोवैज्ञानिक जो बच्चे जब माँ की कोख में होते हैं तो उसको भी बाल विकास की अवस्था में गिनते हैं, लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिक उसको नहीं गिनते हैं। तो जो जनरल अवधारणा है उसके अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं, पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था है। 29वां प्रश्न पूछा गया था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, विषय सामग्री और उसका स्वरूप, वातावरण, अधिगम का समय एवं थकान, सीखने की विधि, अध्यापक की भूमिका, ये सभी कारक हैं जो कि अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अभिप्रेरणा की विधियां बताइए। अभिप्रेरणा मतलब कि किस प्रकार से किसी दूसरे बंदे को मोटिवेट किया जा सकता है। तो जो बच्चा किसी संप्रदाय में रुचि लेगा तो वो खुद अभिप्रेरित होगा। तो पहला हो जाएगा रुचि, दूसरा हो जाएगा सफलता का ज्ञान, तीसरा हो जाएगा प्रतिद्वंदिता, मतलब कि क्लास में अगर कंपटीशन किया जाए सभी बच्चों के बीच में तो एक दूसरे से बच्चे मोटिवेटेड होते हैं कि हम उससे ज़्यादा अंक लाएंगे। इसी प्रकार से सामूहिक कार्य, प्रशंसा एवं निंदा करना, इसके अलावा पुरस्कार एवं दंड, बच्चों पर ध्यान देना, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, परिणाम का ज्ञान, ये सभी हैं जो अभिप्रेरणा की विधियाँ होती हैं। दोस्तों यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 31वां प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास के क्षेत्र बताइए। बाल विकास के बारे में आप लिख सकते हैं कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। बाल विकास के क्षेत्र के बारे में भी आपसे पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। दूसरा लिख सकते हैं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। तीसरा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना। चौथा, बाल विकास एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, ये सभी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 32वां प्रश्न पूछा गया था, अधिगम का अर्थ बताइए। अधिगम की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख करिए। तो अधिगम के बारे में आप लिख सकते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं करके सीखना। दूसरा, अनुकरण द्वारा सीखना। तीसरा, निरीक्षण करके सीखना। चौथा, परीक्षण करके सीखना। पांचवा, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। और छठा लिख सकते हैं आप समूह अधिगम, वर्कशॉप विधि, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट विधि, ये सभी अधिगम को प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं। 33वां प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के संदर्भ में थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे सीखने के। पहला उनके द्वारा मुख्य नियम बताया गया था जिसमें तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम उन्होंने बताया था। मतलब कि जब बच्चा खुद से तत्पर रहेगा, सीखने के लिए उत्सुक रहेगा, तब उसका अधिगम स्थायी होगा। दूसरा, अगर बच्चा बार बार अभ्यास कर रहा है तब वो अच्छे से अधिगम कर सकता है। तीसरा, प्रभाव के नियम के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि किसी को देख करके प्रभावित होना, उन्होंने प्रभाव का नियम बताया था। तो इसके शैक्षिक महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि उद्देश्यों की स्पष्टता हो जाती है। दूसरा, आप लिख सकते हैं उपर्युक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन किया जा सकता है।
तीसरा लिख सकते हैं अभ्यास जागृत करना, क्योंकि दूसरे को देख करके जब बच्चा प्रभावित हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसी के तरीके से अभ्यास करना चाहेगा, तो उसमें अभ्यास करने की प्रक्रिया जागृत होती है। चौथा आप लिख सकते हैं तत्परता जागृत होना, क्योंकि बच्चे खुद से इंटरनली मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्वक्रिया पर बल, जब बच्चे खुद मोटिवेटेड होंगे तो खुद से सीखने की उनमें इच्छा जागृत होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्व आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 34 की, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत को समझाइए। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक कुत्ते को पहले भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई, तो पहली बार जब उनके द्वारा घंटी बजाया गया तो कुछ भी नहीं देखने को मिला, और घंटी बजाने के बाद जब भोजन दिया गया तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। इसी प्रकार से बार बार ये प्रक्रिया उनके द्वारा दोहराई गई, और एक समय के बाद कुत्ता ये समझ चुका था कि खाने से ठीक पहले घंटी बजाई जा रही है, तो खाना देखने से पहले ही यानी जब घंटी बजा दी जाती है तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है। तो ये एक तरीके से उन्होंने संबद्ध प्रतिक्रिया जोड़ दिया कि खाने को देख कर ना सही बल्कि घंटी बजाने पर ही कुत्ता अब लार टपकाने लगा, यानी उन्होंने खाने का संबंध घंटी से जोड़ दिया और घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। तो ये उनका सिद्धांत है। 35वां प्रश्न पूछा गया था, विस्मरण का अर्थ एवं इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। विस्मरण का मतलब होता है भूलना, तो इसके अर्थ के बारे में आप लिख सकते हैं कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। इसके कारण भी पूछे गए थे, तो आप लिख सकते हैं विस्मृति के जो सामान्य कारण होते हैं उसमें शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, सीखने की दोषपूर्ण विधि, रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, मतलब अगर विषय बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा तो कुछ समय बाद बच्चा वो भूल ही जाएगा जब तक वो उसको सीखेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा पुनरावृत्ति का अभाव, बार बार अगर नहीं दोहराता है तो भी वह भूल जाएगा। आयु एवं बुद्धि और संवेगात्मक कारण, ये सभी विस्मृति के सामान्य कारक थे। और सैद्धांतिक कारण में आप लिख सकते हैं, पहला दमन का सिद्धांत, दूसरा बाधा का सिद्धांत, तीसरा अनाभ्यास का सिद्धांत। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं विस्मृति के। बात करेंगे प्रश्न संख्या 36 की, सीखने के वक्र को रेखांकित कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। स्क्रीन पर आप सीखने का वक्र या फिर जिसे अधिगम वक्र कहा जाता है देख पा रहे हैं। एक्स एक्सिस पर अभ्यास या फिर किए गए प्रयास की मात्रा को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस पर अधिगम की मात्रा को दर्शाया जाता है, और उसके बाद से कितने अभ्यास में कितना अधिगम हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए ये अधिगम वक्र खींचा जाता है। इसके शैक्षिक महत्व के बारे में भी पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं कि सीखने के वक्र को देख करके अध्यापक बालक की सामान्य प्रगति को जान सकता है। दूसरा, अध्यापक वक्रों को देख करके सीखने की सामग्री का उचित रूप से संगठन कर सकता है तथा उपयुक्त शिक्षण विधि का भी चयन किया जा सकता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 37 की, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की विधियां लिखिए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चों को खेल विधि से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकें। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो संप्रत्यय हो वो बच्चों की मानसिक आयु के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों की सहभागिता होना अनिवार्य है, तब भी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, अन्यथा की कंडीशन में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो सीखने में अक्षम रहेंगे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके समूह कार्य के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए ताकि बच्चे समूह में रहकर भी आपस में रुचि लेते हुए सीख पाएँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय लिखा जा सकता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 की, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, इसके शैक्षिक महत्व पर चर्चा कीजिए। अधिगम स्थानांतरण को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला सकारात्मक, जिसे धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी एक परिस्थिति में सीखी गई ज्ञान या फिर संप्रत्यय किसी दूसरी परिस्थिति में ज्ञान को सीखने या फिर अर्जित करने में सहायक सिद्ध होता है, तो यहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण होगा। दूसरा होता है नकारात्मक स्थानांतरण, जिसे ऋणात्मक या फिर निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। इसमें किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ संप्रत्यय या फिर ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, इसी वजह से इसे नकारात्मक कहा जाता है। तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। इसमें किसी नई परिस्थिति में सीखने
के लिए जो पुरानी परिस्थिति का उसका अनुभव रहा है वो ना तो उसको सकारात्मक तौर पर और ना ही नकारात्मक तौर पर उसको प्रभावित करता है, इसलिए इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इसके महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि शिक्षक अधिगम के स्थानांतरण के द्वारा ही बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। तीसरा लिख सकते हैं स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगला लिख सकते हैं दो विषयों में समानता होने पर स्थानांतरण अत्यधिक होता है, जैसे कि गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके महत्व के बारे में लिखा जा सकता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 39 की, व्यक्तित्व को परिभाषित करिए एवं व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लिखिए। आलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इसके वर्गीकरण के बारे में भी पूछा गया था, तो कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला, हिप्पोक्रेट्स द्वारा इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला पीला पित्त, दूसरा काला पित्त, तीसरा रक्त पित्त और चौथा कफ। इसी प्रकार से शारीरिक गुणों के आधार पर भी क्रैस्मर और शेल्डन ने वर्गीकृत किया है। क्रैस्मर के अनुसार तुंदिल प्रकार, कृष्णकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार, मिश्रकाय प्रकार होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें शेल्डन के वर्गीकरण की, तो इन्होंने 3 प्रकार से विभाजित किया है, गोलाकार प्रकार, आयताकार प्रकार और लंबाकार प्रकार। इसी प्रकार से अगर बात करें युंग की, तो युंग ने 3 प्रकार से विभाजित किया है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, सांख्यिकी का अर्थ एवं महत्व बताइए। सांख्यिकी के बारे में आप लिख सकते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, निर्वचन की रीतियों का विवेचन करता है। साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में भी पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं कि इसका महत्व शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने में होता है, क्योंकि बच्चों के द्वारा जो अंक प्राप्त किया जाएगा उसका मूल्यांकन करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो शिक्षण विधियाँ अपनाई गई थी वो उपयोगी थी अथवा नहीं। दूसरा आप इसका महत्व लिख सकते हैं, छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन से छात्र तेजी से सीख रहे हैं और कौन धीमे सीख रहे हैं, तो इस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरा लिखा जा सकता है कि प्राप्तांकों की व्याख्या करने के संदर्भ में। चौथा, विद्यालय प्रबंधन में भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। पांचवा, शैक्षिक नियोजन में यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कार्य कारण संबंध स्थापित करने में, मापन और मनोविज्ञान में और छात्रों के संबंध में भविष्यवाणी करने में भी सांख्यिकी का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बाल विकास प्रश्न पत्र जो कि 2020 में पूछा गया था, पूरा पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।